दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारे सामान्य ज्ञान की जो सीरीज है उसके पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। इन क्वेश्चनों को यदि आप सही मायने में पढ़ते हैं तो ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, अभी आने वाला समीक्षा अधिकारी है, अभी लेखपाल की बहुत सारी भर्ती निकलने वाली है, सरकार का ताना बाना बुना जा रहा है। अभी जैसे ही ये कोरोना महामारी का दबदबा थोड़ा कम होगा, वैसे ही हमारी सरकारी नौकरियों के भर्ती की प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी, क्योंकि वैसे भी सरकार को यह आगाज हो गया है कि सरकारी स्टाफ कितना आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, सरकार के लिए जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, वो उसके आंख और कान की तरह काम करता है, हाथ की तरह काम करता है। कान भी वही है, हाथ भी वही है, आंखें भी वही हैं। उन्हीं के माध्यम से सब कुछ देखता है, उन्हीं के माध्यम से सब कुछ करता है और उन्हीं के माध्यम से सब कुछ सुनता है और उसके बाद नई नई परियोजनाएं ला करके जनता तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसी हैं। अगर हम लयबद्ध तरीके से समय प्रबंधन के अनुसार अगर अपनी पढ़ाई करते हैं तो यकीनन है गवर्नमेंट नौकरी पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए आइए, इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए, यानी टीवी चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई है, उसमें किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पास टीवी चलाने का रिमोट होता है, उसमें किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करके हम रिमोट के माध्यम से टीवी सेट को नियंत्रित करते हैं। सो मर्जी हम चैनल चलाते हैं, जब मर्जी तब हम बंद करते हैं। उसी के माध्यम से हम रिमोट से ही उसकी वॉइस को कंट्रोल करते हैं, हाई वॉल्यूम पे करते हैं, लो वॉल्यूम पे करते हैं। तो इनमें कौन सी तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है? अब आपके सामने जब प्रश्न आएगा, आपको इस तरीके से ऑप्शन भी दिए जाएंगे, जैसे प्रकाश तरंगे, नंबर 1 प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। तो दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन मिले। अब आप जरा सोचिए इनमें से कौन सा उत्तर होगा। तो आप देखेंगे प्रकाश तरंग का कोई इसमें औचित्य नहीं हो सकता है, ध्वनि तरंगों का कोई लेना देना नहीं है, और सूक्ष्म तरंगों से भी ये कार्य किए नहीं जा सकते हैं। तो यहां पर इस्तेमाल करने वाली कौन सी तरंगें हुई? रेडियो तरंगे। आप जानते हैं रडार में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जब दुश्मन के छुपे हुए वायुयान और उसके सिस्टम को पता लगाने का काम कौन करता है? रडार करता है। तो रडार भी इसी माध्यम से काम करता है, उसमें भी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से इसका जवाब बना क्या? रेडियो तरंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपके पास। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते। दूरदर्शन के संकेत, सिग्नल, फ्रीक्वेंसी एक निश्चित दूरी के बाद बाधित हो जाती है, नहीं मिलती है। वाई? उसके लिए आपसे
ऑप्शन बना के दे दिए गए हैं। क्या सिग्नल के संकेत दुर्बल हो जाते हैं जाते जाते, और क्या किया गया, एंटीना दुर्बल हो जाता है कि आपके एंटीने में वो पावर नहीं रहती है, कैचअप की फ्रीक्वेंसी नहीं हो पाती है। और तीसरा क्या बता रहे हैं, वायु संकेत को शोषित कर लेती है। यानी कहने का मतलब इनका क्या है कि जब दूर हो जाता है तो वायु उसके सिग्नल को शोषित कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, तो वो सिग्नल नहीं जा पाता है। और चौथा क्या है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। यानी अब आप इसमें देखिए कि इसमें क्या कारण हो सकता है। क्या जो सिग्नल आ रहा है आगे चल करके दुर्बल हो जाएगा? भाई क्यों दुर्बल हो जाएगा? दूसरे, एंटीना जितनी फ्रीक्वेंसी का बना है वो एंटीना तो ऑब्जर्व करेगा, वो कमजोर कहां से हो जाएगा, दुर्बल कहां से हो जाएगा? और वायु क्यों सिग्नल को शोषित कर लेगी? आप देखिए, जरा सा गौर कर लेंगे, जिंदगी में कभी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। तो फिर कारण क्या है, रीजन क्या है? आप देखिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रसन्नचित्त होकर के हृदय से अनुभूति करना है, मन ही मन फार्मूला बनाइए, दिमाग में बिठाइए। अब हम देखेंगे जो हमारी पृथ्वी है उसकी संरचना कैसी है, उसकी वक्राकार है। क्योंकि जब इस तरीके से वक्राकार है, आप ग्लोब देखते हैं ऐसे तो बना हुआ है, तो क्या है, पृथ्वी की बनावट से ही तो है, यूं आकर के ऐसे है। तो जब वक्राकार है और सिग्नल क्या जाएगा, सिग्नल तो सीधा जाएगा, वो पृथ्वी की तरह ऐसे तो नहीं मुड़ेगा, वक्राकार की तरह अपना परिणति नहीं करेगा, क्योंकि सिग्नल तो स्टेज पे जाएगा और पृथ्वी यहां से टर्न कर रही है। इसीलिए क्या होगा, सिग्नल कुछ दूरी के बाद बंद हो जाते, हम लोगों को नहीं पता चलता है, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी है, शने शने वो डाउनफॉल में होते हैं, लेकिन सिग्नल तो स्टेज जाएंगे। तो क्या कारण होगा दोस्तों, पृथ्वी का वक्राकार होना ही टीवी दूरदर्शन के सिग्नल को कुछ दूरी के बाद बंद हो जाना, समाप्त हो जाना, उसका अहम यानी मुख्य कारण है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। क्या है, क्षितिज के समीप, क्या क्षितिज यानी जहां पर धरा और आसमान दोनों मिलते दिखाई दे रहे हो, दोनों आप देखते कभी भी खड़े होते हैं, जब रास्ते में कुछ नहीं होता है, मकान नहीं है, जंगल है, कुछ दूरी के बाद आप देखेंगे कि पृथ्वी और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, उसी को हम कहते हैं क्षितिज। और जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है या उस जगह चांद होता है तो कैसा दिखाई देता है, बहुत बड़ा सा उदीप्त दिखाई देता है। मेरी आंखों में ऐसा उदीप्त होता है, हम सबकी आंखों में ऐसा उदीप्त होता है, बस नजदीकी है, अभी कार उठाओ आधे घंटे पहुंच जाएंगे, कहां, सूर्य जी के पास। लेकिन नहीं, वो किस वजह से दिखाई देता है, प्रश्न यहां पर ये हो तो बहुत दूर है, साइंटिफिक रीजन है। हम लोगों ने सर्च किया कि वो प्रकाश अपवर्तन की वजह से हमें वो नजदीक दिखाई देता है और लाल सुर्ख दिखाई देता है। कितना रमणीय और सौंदर्यमयी दृश्य होता है कि व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो केवल निहारता ही रहता है। ये प्राकृतिक नेचुरल ऐसी चीजें हैं जिनके
आनंद भी अद्भुत होते हैं। तो यह आपको पता चला कि क्षितिज पर उदय और अस्त होने के बाद उनका दृश्य क्यों बड़ा दिखाई देता है, तो किसके अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का सकेंद्रण होता है, आंख का सकेंद्रण होता है कहां पर? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। कहां पे? लेंस की उत्तलता के ऊपर, जो हमारा रेटिना है, कोई तो आपका लेंस हुआ, तो उत्तलता में परिवर्तन के कारण, ठीक है। इसीलिए तो आप देखते हैं जब मोतिया बिंदु आता है उसी का ऑपरेट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस बोतल में क्या डेली यूज की चीजें हैं, वही चीजें अपेक्षित हैं। थर्मल फ्लास्क में यानी थर्मल बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप में रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस चीज की परत चढ़ाई जाती है? थर्मल फ्लास्क होता है, तो उसी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म, जैसा है तैसा, उसके लिए किस चीज का लेप लगाया जाता है? अब आपको बता रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, आप सोचिएगा। एल्युमिनियम पेंट, लेप चूर्ण, रजत परत, पारे की परत। यानी लेप यानी शीशे का चूर्ण, चांदी की परत, पारे की परत। इन चार में से ऐसा क्या लगाया जाता है उस फ्लास्क पर कि वो उसके अंदर जो भी आप चाय डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, जो भी डालते हैं, जो द्रव डालेंगे उसी टेम्परेचर में बना रहे? कभी सोचा है? आप देखिए, जब आपका फ्लास्क टूटता है, जब आपका खराब हो जाता है, जहां उसकी बॉडी से निकला, तो आप देखते हैं कि उस बोतल के अंदर जो उसका आंतरिक भाग है, उसके ऊपर एक सफेद परत लगी रहती है। अभी मैं क्लास ले रहा हूं, फ्लास्क रखा है, मैं निकाल के दिखा सकता था। तो आप देखिए उसको कैसे, उसके ऊपर एक सफेद परत होगी, तो इसका मतलब वो क्या है? चांदी की परत है। कौन सी परत होगी? चांदी की परत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रडार जो शत्रु की वायु की उपस्थिति का पता लगाता है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, वो मैंने अभी बताया था, क्या? रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे मैंने बताई थी कि टीवी सेट को ऑन करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए जो उसका हमारा रिमोट होता है, उसमें भी रेडियो तरंगों का प्रयोग मैंने बताया था। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये आपको क्वेश्चन मिल गया। इस तरीके से अगर रिपीटिशन हो गया, उनको रिपीट हो गया, तो दिमाग में और बैठ जाता है कि जो अभी तर्क दिया था वो तर्क यहां पर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप 100 करें, आप 50 करें, जितने करें वो आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, सेव हो जाए और उनके प्रति आप संवेदनशील हो जाए। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण, जो वर्षा की बूंद होती है या ओस की बूंद होती है, उसके गोल होने के कारण दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है, उधर ओस की बूंद गोल क्यों होती है? कारण एक ही है, बूंद के गोल होने का कारण एक ही है। वो क्या है? पृष्ठ तनाव। जो पृष्ठ तनाव है, उस पृष्ठ तनाव के द्वारा जो जल आया, वो क्या हुआ? यूं गोल होकर के एक नन्ही सी छोटी सी मोती जैसा जो है एक बिंदु झलकता रहता है, जो देखने में वाकई बहुत खूबसूरत होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL बहुत इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं व्यवहारिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहां प्रश्न है CFL का पूर्ण रूप, यानी क्या होगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। C से क्या होगा? कॉम्पैक्ट, F से फ्लोरोसेंट,
एल से लैंप यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये किसका हो गया? CFL का प्रयोग। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित, किसको गति देने के लिए, किसको तेज करने के लिए, किसको तीव्रता लाने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसको? प्रोटॉन के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रोटॉन को गति देने के लिए, त्वरित करने के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपसे कि निम्न में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। वो ऑप्शन है आपका यूरेनियम, क्या? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और कैल्शियम। क्या कहा गया? इन 4 में से किसका नाभिकीय ईंधन में प्रयोग नहीं किया जा सकता? अब आप देखते हैं, नाभिकीय ईंधन में यूरेनियम का भी प्रयोग किया जाता है, प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया जाता है और दोस्तों थोरियम का भी प्रयोग किया जाता है ना। लेकिन किसका इसमें प्रयोग नहीं होगा? बहुत सरल प्रश्न है, किसका? कैल्शियम का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है? कैल्शियम का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? इंडियन सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, रघुनाथ माशेलकर, विजय भाटकर, दूसरा जयंत नीलकर, नंदन नार्लिकर। तो क्या होगा? विजय भाटकर। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर को कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट कार्य करता है। इंटरनेट किस पर कार्य करता है? आपके लिए 4 ऑप्शन बना के दिए गए हैं। नंबर 1 है केबल सर्किट स्विचिंग पर, क्या? केबल सर्किट स्विचिंग पर। दूसरा है केबल पैकेट स्विचिंग पर, केबल पैकेट स्विचिंग पर। तीसरा है सर्किट तथा पैकेट दोनों पर। और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? केवल पैकेट स्विचिंग पर। इंटरनेट किस पे काम करता है? केवल पैकेट स्विचिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। एक डिजिटल घड़ी में, क्या? एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है? एक डिजिटल कंप्यूटर में किस प्रकार की कंप्यूटर का प्रयोग होता है? जो हमारी डिजिटल घड़ी होती है, जहां भी डिजिटल है वहां हमने कुछ न कुछ कंप्यूटर का प्रतिरूप होगा, तभी उसको डिजिटल बनाया गया है। तो उसमें किस प्रकार का प्रयोग है? एम्बेडेड कंप्यूटर। कौन सा? एम्बेडेड कंप्यूटर। जबकि ऑप्शन आपको दिए हैं मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक, तो क्या हो जाएगा? एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग आपके करते हैं घड़ियों में, जो आपकी डिजिटल घड़ियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल, क्या? चारों अलग अलग चीजें हैं। क्या है? माउस चलाने वाला, कर्सर को पहुंचाने वाला, प्रिंटर प्रिंट आउट करके देने, कमांड देने वाला, निकालने वाला, और मॉनिटर जिसमें आप सारी सूचनाओं को देखते हैं और वहीं से देख करके कमांड निश्चित जगह पे पहुंचाते हैं। मॉनिटर में ही कर्सर का प्रयोग होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानकारी हासिल करते हैं, उपयोग करते हैं। और एक्सेल,
अब आप देखते हैं कि इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है। इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर के दो प्रकार के उसमें सिस्टम होते हैं। एक है हार्डवेयर। हार्डवेयर मींस कंप्यूटर का वो पार्ट, वो मशीनरी जिसको हम छू सकते हैं, जिसका एक निश्चित आकार होता है। और सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं, मॉनिटर में देख सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें माउस पकड़ के ही आप काम करते हैं, मॉनिटर आपके सामने इतना बड़ा रखा होता है, प्रिंटर इतनी बड़ी सामान होती है, उसको उठा के ही रखते हैं। बस एक्सेल है कि वो एज ए प्रोग्राम है, वो डाल दिया गया, आप उस पर काम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? हार्डवेयर कौन नहीं है? जो छू नहीं सकते, यानी जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? वो हार्डवेयर नहीं हो सकते ना। तो इसमें क्या है? एक्सेल हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, रिमोट के माध्यम से यह सैटेलाइट कौन सा था? कैप कैनेडी, बैंकानोर, फ्रेंच गुयाना, हरिकोटा। क्या क्या बताया ऑप्शन? कैप कैनेडी, बैंकानोर, फ्रेंच गुयाना, श्रीहरिकोटा। तो क्या होगा? बैंकानोर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रायोजेनिक ताप से आशय, क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या है? 150 डिग्री सेल्सियस ताप से कम, 150 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक, माइनस 150 डिग्री सेल्सियस ताप से कम, और माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, यहां पर माइनस 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजनों में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, गैस इंजन की खोज किसने की? कौन से इंजन की? गैस इंजन की डैमलर ने। किसने खोज किया? डैमलर ने। हाई स्कूल में बताया जाता है, देखिए बताया सब कुछ जाता है, इंटर तक की चीजें ही हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे हावी रहती हैं, थोड़ी क्लासिफाइड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन तब हम थोड़ा एक क्लोज सर्किट के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा व्यापक स्तर पे पढ़ाई करनी होती है। हर चीज का क्लेरिफिकेशन चाहिए और उसी से वो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम हर चीज को कॉन्सेप्ट पे से पढ़ते चले जाते हैं, बड़ी आसानी के साथ याद होंगी, क्योंकि सभी की हम दोबारा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सब हम हाई स्कूल इंटर तक सुन चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं। नेक्स्ट, दिया है आपको 4 इसमें ऑप्शन दिए हैं, सेरिब्रम, सेरिब्लेम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। इन चारों में से कौन हमारी बुद्धिमत्ता, याददाश्त व चिंतन को बढ़ाता है या उसको नियंत्रित करता है? मतलब सेरिब्रम, सेरिब्लेम, मेडुला, हाइपोथैलेमस में से कौन सा वो पार्ट्स है, कौन सा वो अंग है जो हमारी बुद्धिमत्ता, चिंतन और याददाश्त को नियंत्रित करता है? कौन है? सेरिब्रम। जो हमारे मस्तिष्क में सेरिब्रम है, इसी सेरिब्रम के द्वारा हमारी याददाश्त, बुद्धिमत्ता और चिंतन को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन किसने किया? क्या गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेमर, जॉन मेंडल ने। किसने? ग्रेमर, जॉन मेंडल ने किया है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल से तात्पर्य क्या है? क्या है? ब्लैक होल से तात्पर्य क्या है? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कोई भी विकिरण प्रवाहित नहीं करता है, कोई भी विकिरण प्रवाहित नहीं करता है, पैराबैंगनी विकिरण को
पार रक्त किरणों में बदल देता है, सारे विकिरण जो उसमें प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। एक काल्पनिक विचार है। इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा ब्लैक होल? दोस्तों, ब्लैक होल एक बहुत खूबसूरत कह सकते हैं प्रक्रिया है। हमारे ब्रह्मांड की संरचना में ब्लैक होलों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये ब्लैक होल्स अपने आसपास की चीजों को अपने में समाहित करते हैं। ताप और दाब गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बहुत सारे पिंडों को अपने में जोड़ने की पावर रखते हैं। और देखिए, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं लगभग 20 अरब वर्ष बाद एक बार फिर हमारा ब्रह्मांड क्लोज हो जाएगा। हमारे आकाशीय पिंडों में, खगोलीय पिंडों में इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा कि सबको आपस में समेट लिख करके एक फिर खगोलीय पिंड बन जाएगा। तो दोस्तों, ये ब्लैक होल होता क्या है? ये ब्लैक होल हमारे तारे की डेथ होने के बाद इसकी अवस्था का प्रादुर्भाव होता है। जैसे एक मनुष्य का गर्भावस्था में रहता है, तब तक भ्रूण अवस्था रहती है। जब वो जन्म लेता है तो उसका जीवन काल शुरू हो जाता है, बर्थडे मनाना शुरू हो जाता है। और फिर एक समय आता है, युवा होता है, और फिर उसके अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देते हैं और वो वृद्ध होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है और 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप देखते हैं हमारे तारे की भी कई अवस्थाएं, यानी भ्रूण तारा और तारे का जीवन काल, उसके बाद उसकी वृद्धावस्था और उसकी मृत्यु। यानी जब किसी खगोलीय पिंड में हाइड्रोजन हीलियम में संलयित होने के लिए तैयार होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने वाली होती है, तो जब तक नहीं होती है उस खगोलीय पिंड को कहते हैं हम भ्रूण तारा। उसको हम भ्रूण तारे की संज्ञा दे देते हैं, यानी कि उसमें हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन होने वाला है। वो रूपरेखा तैयार हो चुकी है, वो स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। और जिस पल से, तो ये क्या हो गया, ये भ्रूण अवस्था हो गई, भ्रूण तारा हो गया। और जिस दिन से उसमें नाभिकीय संलयन शुरू हो गया, उसको ऊर्जा मिलनी शुरू हो गई, ईंधन बनना शुरू हो गया, उसी दिन से उसका जीवन काल शुरू हो जाता है। और फिर धीरे 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 जब उसका हाइड्रोजन समाप्ति की तरफ बढ़ता है, यानी हीलियम में संलयित होते होते अब हाइड्रोजन का कोष कम होने लगता है, तो वो तारा वृद्धावस्था की कगार पर आने लगता है। उसकी रोशनी हल्की होने लगती है, धुंधला होने लगता है, ब्राउन होने लगता है। और दोस्तों, उसका आउटर खुलने लगता है। जैसे जो हम व्यक्ति जब वृद्ध होने लगते हैं, युवा अवस्था में हर एक आदमी हीरो लगता है, लेकिन जैसे वृद्ध होते हैं धीरे धीरे उत्तक कोशिकाओं का नवनिर्माण बंद होने लगता है और झुर्रियां पड़ने लगती है, खाल लटकने लगती है, चेहरा पहचान में नहीं आता है। ठीक इसी तरीके से जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन कम होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो तारे का ऊपरी भाग फूलने लगता है और तब उसको दोस्तों कहते हैं रेड जायंट, यानी लाल दैत्य के समान।
आप देखते हैं, आप शैशवावस्था में आपकी क्या स्थिति, युवावस्था में क्या स्थिति है, सब राजकुमार लगते हो, सब राज कपूर लगते हो। और जब वृद्धावस्था में जाते हैं तो आपकी स्थिति कैसी होती है? यही तारे की स्थिति होती है। और फिर जिस क्षण संपूर्ण हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी, उस क्षण उस तारे में एक विस्फोट होगा और उस विस्फोट में उसका आउटर भाग छिन्न भिन्न हो जाएगा। बचेगा वो पोर्शन, वो केवल हीलियम का संलेत बीच का पार्ट, क्रोट, निफे, जो अब अत्यधिक चमकीला हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर हमें देखना यह है कि जो हमारा तारे का पिंड है उसका आकार विकार कैसा है, उसके ऊपर उसकी दूसरी संरचना शुरू होगी। हम लोगों को तो जला दिया गया, 5 तत्वों में विलीन होकर काम खत्म, लेकिन तारा अभी समाप्त नहीं हो रहा है। तारे की मृत्यु के बाद बनने वाली 3 अवस्थाएं हैं। यानी जो हमारे सूर्य से छोटा तारा आकार में है, और जब उसकी डेथ होगी, जो बचा हुआ उसका पार्ट होगा, चमकीला होगा, कोई शक नहीं, तीव्र गति से घूमने वाला, क्योंकि अभी बहुत बड़ा आकार था, अब छोटा आकार। आप कल्पना वही कर सकते हैं जैसे बस का पहिया चक्कर लगाता है और उतने में ही जीप का चक्कर 2 लग जाते हैं, सेम वही स्थिति है। उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है 10⁸, और उसको कहते हैं क्या? बौना तारा, प्रोटोस्टार। मरने के बाद छोटी अवस्था वाले तारे को क्या कह दिया गया? बौना तारा, प्रोटोस्टार। दूसरा, अब हमारे सूर्य से आकार का बड़ा तारा, सूर्य के कम से कम 2 गुने आकार तक के तारे का जब निधन होता है, जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, जो उसके बाद जो उसका संघनित पिंड बचता है, जो उसका क्रोट बचता है, वो अत्यधिक चमकीला होता है और अत्यधिक गति से रोटेट होता है। तो उसको क्या कहते हैं? पल्सर और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन या पल्सर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी यह प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है, इसमें कौन सा खगोलीय पिंड है? जब पल्सर आता है, इसीलिए आपकी गाड़ी का नाम पल्सर रखा गया। चमकती हुई तेज गति से चलने वाली गाड़ी, मोटरसाइकिल, इसलिए उसका नाम पल्सर रखा गया। नाम तो वहीं से लिया गया, गुणवत्ता वो है। उसका गुरुत्वाकर्षण होता है 10⁴, यानी ये हमारी तारे की, मृत तारे की दूसरी अवस्था, नंबर 2 के बड़े आकार के तारे। लेकिन जब हमारा डेथ होने वाला तारा, सुपरनोवा विस्फोट होने वाला तारा, उसका आकार यदि सूर्य के 3 गुने आकार का या इससे अधिक होता है, तो दोस्तों उसका गुरुत्वाकर्षण 10⁻16 पहुंच जाता है। क्या हो जाता है? 10⁻16 पहुंच जाता है। ये इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि ये अपनी तरफ हर एक चीज को अवशोषित कर लेता है, हर एक पदार्थ को अवशोषित कर ले सकता है, यहां तक कि प्रकाश की किरणों को भी ऑब्जर्व कर लेता है। और जब प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व कर लेगा और प्रकाश की किरणें उस ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद टकरा करके वापस हमारे रेटिने से टकराएंगे नहीं, तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। इट मीन्स ब्लैक, यानी वहां से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए उसको हमने कहा ब्लैक होल, यानी कृष्ण छिद्र।
कहते हैं एक चम्मच जूस में 10,000 हाथियों की ताकत के समान उसमें होता है। तो ये हमारा हुआ ब्लैक होल। तो अब आपको ऑप्शन क्या मिला? बहुत सारे इससे प्रश्न बनते हैं। आपको एक प्रश्न के चक्कर में 20 प्रकार के प्रश्नों के खान आपके सामने लाके रख दी। यानी सारे विकिरण जो उसमें प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है, सब कुछ अवशोषित कर लेता है। और यही हमारा ब्लैक होल है। अब देखते हैं, अभी कई इधर पिछले पूरे दशक में कई हमें ब्लैक होल मिले हैं, उनके बारे में जानकारी अर्जित की गई है। तो इनसे ऐसा लगता है कि वास्तव में 20 अरब वर्ष पश्चात अगर ये ब्लैक होल ऐसे ही मिलते गए, ये बढ़ते गए, तो फिर एक बार ब्रह्मांड संपूर्ण रूप से क्लोज हो जाएगा और फिर हम कहेंगे उसकी आकृति निश्चित है, बंद है, और फिर दोबारा नए ब्रह्मांड की संरचना का पुनश्चक्रण शुरू हो सकता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, साइटोट्रॉन ऐसा यंत्र है कि जिससे उत्पन्न किया जाता है क्या? विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम मौसम, ध्वनि, पर्दे पर चित्र। तो क्या है दोस्तों? कृत्रिम मौसम। सुनते हैं बरसात करा दिया वहां पर, बिन बादल बरसात। तो क्या है? साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिससे कि कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेजर बीम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लेजर से ऑपरेट होती है आंख, यानी आंख की चिकित्सा के लिए आंखों के ऑपरेशन में प्रयोग किया जाता है लेजर बीम का। ठीक है, तो आंख चिकित्सा ये आपको हो जाएगा। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। आपको 4 चीजें दी गई हैं, उसमें भौतिक उदाहरण आपको बतलाना है। क्या है? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। आप चांदी का सामान लाते हैं, चांदी के आभूषण लाते हैं, तो कैसे रखते हैं? ऐसी जगह रखते हैं, एयर टाइट चीज में रखेंगे या उसके अंदर हवा न जाने पाए, नहीं तो अपने आप काला हो जाएगा। चाहे आप घर में औरतें पायल पहनती हैं, चाहे आप अंगूठी पहनिए, चांदी का कोई भी आभूषण पहनिए, चैन पहनिए, ये क्या हो जाएगा? आप जब व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे काला हो जाएगा। और ज्वेलर्स के यहां काला इसलिए नहीं होता है क्योंकि ज्वेलर्स के यहां जो मेंटेनेंस होता है, जो उनका रखरखाव होता है, वो इस प्रकार का होता है, उसमें हवा न लगने पाए। बहुत मेंटेनेंस करने की जरूरत होती है, तब जाकर के चांदी चमकते तो बेकार हो जाएगी। नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन आपका है मोमबत्ती का जलना। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। आप देखते रहिए, सोचते रहिए, मोमबत्ती का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, दूध से दही का बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और दूसरा, पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना, उल्टा बोल रहे, क्या है? पानी में चीनी का घुलना। तो यहां पर क्या होगा? यह है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन को दोबारा उसके अस्तित्व में नहीं लाया जा सकता है। और यह भौतिक परिवर्तन है, फिर उसको गर्म करके फिर उसको सुखा सकते हैं पानी जला करके, फिर चीनी आप देखते हैं हलवाई के यहां जब इतना सारा जलाव बनाता है उसके बाद क्या कर लेता है? तो चीनी बना लेता है, वो पे कढ़ैया में चलाता है, पानी सूख जाता है, जल जाता है, फिर वो पूरा शक्कर मिलते, फिर किसी मिठाई मिला लेता है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन बताई जा रही, नाइट्रोजन बताई जा रही, मैग्नीशियम बताया जा रहा है, सिलिकॉन बताया जा रहा है। भूपर्पटी बोला जा रहा है, यहां पर हवा नहीं पता कर, हमें तो नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्यादा रहता है। क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि
निम्न में से हल्की धातु और सबसे भारी धातु किस युग में से है? लिथियम व पारा नहीं है, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम नहीं है, एल्युमिनियम एवं पारा नहीं है ना। मैक्सिमम उसमें देखिए इसमें कहा गया है सबसे हल्की और सबसे भारी। अब आपको ऑप्शन मिलेगा लिथियम एवं ऑस्मियम। लिथियम एवं ऑस्मियम ये हल्की हो गई, ऑस्मियम सबसे भारी धातु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है माणिक्य एवं नीलम रासायनिक रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? रासायनिक रूप क्या है इनका? किसका? माणिक्य। पंडित बताता है माणिक्य पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए। ये देखिए उदाहरण है भी, है ना। तो ये नीलम और माणिक्य जो हम लोग धारण करते हैं, तो इनका रासायनिक किस प्रकार से, कौन से रासायनिक के रूप में नाम लेते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है इनका रासायनिक अवस्था। अगला प्रश्न है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो क्या है? लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? बहुत प्रश्न आता है, हेमेटाइट। कौन सा? हेमेटाइट। दूसरा दोस्तों एक और बहुत बढ़िया प्रश्न मिल रहा है, जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत चांदी होती है? जर्मन सिल्वर के बहुत सारे आभूषण आते हैं, बहुत सारे आभूषण आते हैं। अब आपसे प्रश्न है कि इसमें चांदी कितनी होती है? 1%, 10%, 5%, 0%? इसमें चांदी होती ही नहीं है, यानी निल एंड नॉइल। यानी क्या? 0%, यानी चांदी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक, ग्रेफाइट। क्या क्या? हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक, ग्रेफाइट में कौन सा क्रिस्टल यानी रवा नहीं है? क्रिस्टल या रवा नहीं है। क्या क्या बोला? हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक, ग्रेफाइट। तो दोस्तों क्या होगा? गंधक होगा। बाकी सभी क्रिस्टल है, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो क्वार्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है हीटर का तार किससे बना हुआ होता है? सब जाड़े में लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं, ढूंढते हैं रास्ता कहां से मौका मिल जाए हीटर जलाने का, बिजली का बिल कम है कि नहीं। इसमें तार किस चीज का लगा होता है? आपको इन्होंने ऑप्शन दे डाला है टंगस्टन, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट और नाइक्रोम। तो दोस्तों किसका बना होता है? नाइक्रोम का तार बना होता है जो कॉइल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रोंकाइटिस किस प्रकार का रोग है, यानी किस अंग को प्रभावित करता है? ब्रोंकाइटिस किस चीज को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को क्षति पहुंचाता है? दोस्तों किसको? फेफड़े को। किसको? फेफड़े को। नेक्स्ट प्रश्न है यदि कोई मानवीय रोग विश्व के व्यापक क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहेंगे? कोई मानवीय रोग अगर विश्व के संपूर्ण मैक्सिमम इलाके में फैलता है तो क्या कहेंगे? पैंडेमिक। कौन सा रोग कहेंगे? पैंडेमिक रोग कहेंगे। नेक्स्ट चूहे से होने वाला बीमारी क्या होगा? प्लेग। चूहे से क्या होता है? कौन सी बीमारी आती है? प्लेग। कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी आती है? कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? उसके हर जगह इंजेक्शन लगते हैं, हर जिला अस्पताल में इंजेक्शन लगते हैं। क्या है? रेबीज का टीका।
है ना, रेबीज का टीका। यानी हर इंजेक्शन में एक टाइम पीरियड होगा, एक सिस्टम होगा, वो आपको 3 इंजेक्शन लगवाने। पहले पेट में लगते थे, बड़े बड़े इंजेक्शन लगते थे, हर एक आदमी डरता था, कुत्ते ने काट लिया था बड़ा इंजेक्शन लगेगा, लोग ऐसे ही घबराते थे। लेकिन आजकल छोटे से होते हैं, ऊपर लगा दिए जाते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन लगवाना जरूर चाहिए। नेक्स्ट, अगर बहुत दिनों तक या लंबे समय तक व्रत रखा जाए तो जब उसके बाद हम खाना खाते हैं तो हमारा प्रभावित होने वाला, इफेक्टेड होने वाला अंग कौन सा है? कौन सा हमारा वो अंग होगा जो प्रभावित होगा? दोस्तों, गुर्दा। जब हम व्रत रहते हैं, लंबे समय तक व्रत रहते हैं, उसके बाद जब खाते हैं तो जिस पे लोड अभी नहीं पड़ा हुआ होता है, अब लोड पड़ता है। गुर्दे का काम क्या है? ब्लड को शुद्ध करना। यानी हार्ट से निकलने के बाद जब पूरी शारीरिक संरचना में ब्लड घूम करके सबको पहुंचाते हुए वापस गुर्दे में आता है, गुर्दा साफ करता है, साफ करने के बाद तत्काल इंजेक्ट करता है हार्ट को, और फिर नए सिरे से वो पूरे शरीर में घूमने के लिए सक्षम हो जाता है। और अगर गुर्दे ने आपका खून साफ करना बंद कर दिया तो आपका जीवन खतरे में है, तत्काल सिमट जाएगा। इसीलिए जब वो गुर्दे बिल्कुल खराब हो जाते हैं तो हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, हमारे डॉक्टरों ने व्यवस्था कर रखी डायलिसिस की, यानी कृत्रिम तरीके से हम ब्लड को साफ करवाएं। और इस तरह से हर 3 दिन के बाद आपको ब्लड साफ कराना पड़ेगा। एक बार अगर ब्लड साफ कराया, गुर्दा खराब हो गया, तो सप्ताह में 2 बार मुमकिन है, उसको आप टाल नहीं सकते हैं। यदि आपको लाइफलाइन आगे बढ़ानी है, यदि आपको जीवन बढ़ाना है, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करना होगा। चाहे वो किसी भी ग्रुप का आदमी हो, चाहे कैसा भी आदमी हो, ये मस्ट है। नेक्स्ट क्या है? अगला क्वेश्चन है, इजोला क्या है? बहुत पूछा जाता है, इजोला क्या है? एल्गी है, बैक्टीरिया है, जलीय फर्न है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? जलीय फर्न है। क्या है? जलीय फर्न है ये। अगला क्वेश्चन है, भेड़ में एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? भेड़ में एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। तो इसी तरीके से इस वीडियो में हम क्वेश्चनों को विराम देते हैं। अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। आप अगर इनको देखते रहेंगे, अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करते रहेंगे जो आपकी परीक्षा में काम आएंगे। धन्यवाद।